नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज विधानसभा सत्र का चौथा और अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो विपक्षी जो विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने भी बात रखी और उन्होंने ऊर्जा मंत्री से अपील की कि गांव में 10 घंटे और रात में और दिन में 10 घंटे बिजली देने की कृपा करें। ऊर्जा मंत्री से सवाल रखी, इसको लेकर के आश्वासन देने की बात कही, लेकिन उस वक्त हंसी ठिठोली होने लगी जब शिवपाल सिंह यादव बोल रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। तभी तमाम जो उनके साथी विधायक थे, जो विपक्षी विधायक थे, वो अपनी अपनी बात, उनकी बात पर अलग तरीके से सफाई देते हुए नजर आए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि किस तरीके से देखिए आपके साथियों को बोलना पड़ रहा है, आपकी बातों को समझाना पड़ रहा है कि आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हंसी ठिठोली का माहौल देखने को मिला। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी और जो ऊर्जा मंत्री है उनसे इस बात का आश्वासन लेने की बात कही कि कम से कम गांव में 10 घंटे बिजली रात में आए और दिन में आए, जिससे कम से कम जो तमाम जो किसान हैं उनको राहत मिल सके। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर के भी जो विपक्षी विधायक उन्होंने सवाल खड़े किए कि अगर दूसरे राज्यों से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसकी दर काफी अधिक है और स्मार्ट मीटर न सिर्फ अधिक का मिल रहा है बल्कि जो स्मार्ट मीटर है उसकी गति भी तेज है। आम मीटरों की तुलना में इसकी जो प्रोसेस है, कहते हैं कि जो इसकी चलने की स्पीड है वो उसकी गति अधिक है, लेकिन तमाम शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल आज देखने वाली बात है, चौथा दिन है, अंतिम दिन है और 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? वैसे आप तो खबर पढ़ ही लिए होंगे ग्रुप में और खबर बहुत बड़ी है। मैं पहले एक शॉर्ट आपको दिखाना चाहूंगा, उस शॉर्ट को आप देख लीजिए और शॉर्ट बयां करेगा, पूरी खबर को बयां करेगा और पुलिस की तो कार्यशैली और लापरवाही दोनों बताएगा। पहले वो शॉर्ट अगर चल जाता 10 सेकंड का है, वो शॉर्ट मैं आपको दिखा दूं, फिर आगे मैं बात करता हूँ पूरी खबर की। बिल्कुल देखिए अखंड, आज बीती रात एक बीती रात पुलिस साथ मुठभेड़ हुई, ये आरोपी है। मैंने आपको सोमवार के दिन ये पूरी खबर दिखाई थी, पूरी खबर बताई थी कि शुक्रवार से शनिवार की रात, शुक्रवार से शनिवार के दिन एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है और सारी हदें पार कर दी जाती है। 8 साल की बच्ची थी, नाबालिग, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पुलिस उस आरोपी को पकड़ लेती है। सोचिए, सबसे बड़ी चीज है कि आरोपी को पकड़ लेती है, मुठभेड़ भी होती है, लंगड़ा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के दौरान उसे पट्टी में जो है CSC से प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक है। पुलिस की प्रशंसा भी सुबह तक की जा रही थी, लेकिन सोचिए और लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासनिक हमले में और वो भी पुलिस हमले में। वो लंगड़ा कैसे भाग गया जावेद, जो एक बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया था और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज 4 पुलिस कर्मियों की देख रेख में मेडिकल कॉलेज से आराम निकल के चला जाता है और पुलिस उसे पकड़ने की सहमत तक नहीं सोचती है। पहले तो आपने तेल पानी खर्चा सब कुछ किया एक आरोपी को पकड़ने को लेकर के, 25,000 की इनामियत को पकड़ने को लेकर के, आज और उसके बाद मुठभेड़ भी हुई। फिलहाल कोई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी नहीं हुआ और उसके आपके ही शिकंजे से ये 25,000 का इनामिया जावेद उर्फ चांद बाबू फरार हो जाता है। आखिर आपकी कार्यशैली कहाँ थी? प्रतापगढ़ की पुलिस कहाँ है? क्यों सो रही है क्या प्रतापगढ़ की पुलिस? ये भी सोचने वाली बात होगी कि आपके शिकंजे से 25,000 का इनामिया निकल जाता है। अब फिलहाल पुलिस महकमे में हड़कंप सा मचा हुआ है और फिलहाल अभी तक कोई भी नया अपडेट की ओर से नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज है कि आपने जब लंगड़ा ऑपरेशन किया तो आपने बाइक तो तुरंत लेवल करा दी, लेकिन आपके शिकंजे से एक आरोपी, 25,000 का आरोपी फरार हो गया है और अभी तक पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केवल सबसे बड़ा सवाल है, यानी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब ये ऑपरेशन चलाया गया था उसको पकड़ने के लिए, पकड़ भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने पैरों पर चल सकता था, जब लंगड़ा नहीं था,
तब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जब लंगड़ा हो गया तो पुलिस की गिरफ्त से ही फरार हो गया। 4 पुलिस कर्मियों को आंखों में के सामने से ओझल हो गया, उनको चकमा दे करके निकल गया। बड़ी हैरत, मतलब क्या प्रतापगढ़ पुलिसिंग कुछ अलग जगह से सीख लेकर के आती है क्या? उसका एक अलग तरीके का काम करने का ये कार्यशैली है क्या, कि वो अपने एक अलग ही अंदाज में काम करती है, उसको उसके काम करने का स्टाइल ही कुछ अलग है। समझ से परे कि आखिरकार कैसे वो काम करना चाहती है, समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए पहले तो गिरफ्तार करने में बहुत ही मशक्कत की गई प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से। सोचिए किसी को, और इस ठंड में अगर किसी को चोट भी लग जाए तो चल नहीं पाता है, और इनके इस लंगड़े ऑपरेशन को लेकर के ये सवालिया निशान खड़े होंगे कि आखिर उसके पैर में अगर गोली लगी तो चल कैसे पा रहा था। और साफ साफ फुटेज में भी दिख रहा है वो चल नहीं पा रहा है, दो लोगों का सहारा लेकर के जो है उसको ले जाया जा रहा है, फुटेज में भी दिख रहा है। और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आखिर ये भी है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में गए थे, वहां पे फुटेज भी देखा गया है। फुटेज हम लोगों को अवेलेबल नहीं कराया गया, लेकिन हम लोग लगाए हैं अपने जो मुखबिर होते हैं उनको लगाया है कि फुटेज मिल जाए। आराम से वो जहाँ एक ग्रीन एरिया कहा जाता है, जहाँ पे पुलिस से संबंधित लोगों को रखा जाता है, वहां पे वो उसको जो है एडमिट है, वहां से वो निकलता है। फुटेज में बकायदा इमरजेंसी के गेट के बाहर तक आता है। फुटेज हम लोगों ने आंखों से देखा है, बनाने की जो है मनाही थी। फिर उसके बाद वहां से वो वापस जाता है पीछे 100 बेड का महिला हॉस्पिटल है, वहां से वो निकलता है। सोचिए उसको इतनी समझ थी कि आगे मैं जाऊंगा तो आगे मेडिकल कॉलेज चौकी है, जिला अस्पताल चौकी है, वहां पे पुलिस वाले मुझे रोक सकते हैं। वो इमरजेंसी गेट के बाहर से फिर अंदर आता है और फिर से महिला अस्पताल के की ओर से निकल जाता है। और सोचिए वही एरिया से जाता है जहां से वो भागा था, वही चारों पुलिसकर्मी थे। हॉस्पिटल के लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जो चारों पुलिसकर्मी थे, दो तो चाय पीने के लिए चले गए थे और दो जो है सो रहे थे गहरी नींद में। और सोचिए अगर कोई आरोपी होता है तो उसको हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी बेड से जब वो लेटा था। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान होता है तो हथकड़ी में बांध करके या रस्सियों में बांध करके ज्ञानेंद्र, और एक 25,000 का इनामिया, 25,000 रुपए का इनामिया, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ में घायल होता है ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान। उसके बावजूद वो ओझल हो जाता है पुलिस कर्मियों को चकमा देकर के, जो चाय पीने गए थे, कुछ गहरी नींद में सो रहे थे, सोने के लिए मिला नहीं होगा, उनको लगा होगा अस्पताल इतनी अच्छी जगह है, एक लंगड़ा अपराधी हमारे सामने है, ये कहाँ भाग पाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के होने के बाद जो तमाम जो पुलिस का आला महकमा है प्रतापगढ़ का, क्या उसके कान में जू रेंगी है? उसको समझ में आया है कि एक अपराधी जिसको हमने इतनी कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा था, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसको गिरफ्तार किया था, आज 4 पुलिस कर्मियों को ओझल हो गया चकमा देकर के, अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पूरे मामले पर क्या किसी पुलिस अधिकारी कोई बाइट, आपने कोई उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उन लोगों का? बिल्कुल, सीओ पट्टी से हमारी बात हुई। सीओ पट्टी ने साफ तौर पे कहा कि हाँ जावेद फरार हो चुका है, फिलहाल उसके लिए खोजबीन की जा रही है, एसओजी की टीम लगाई गई है, जल्द गिरफ्तार होगी। लेकिन देखिए कान में जू तो रहेगी कि लग रहा है कि कान में जू जा रही है। कार्रवाई किस पे की गई? 4 पुलिस कर्मियों पे की गई। इसमें साफ तौर पे अगर मैं मेरी नजर में अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पे पहली कार्रवाई होनी चाहिए थी पट्टी कोतवाल के ऊपर, क्योंकि पहला उनका अगर मैं ज्ञानेंद्र नहीं हुई नहीं हुई अभी तक किस पर कार्रवाई हुई? कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? एक इतना बड़ा ये मामला है, इतनी बड़ी ये लापरवाही है, अभी तक अगर इस पे किसी की कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। अरे वीडियो फुटेज में तो दिखाई दे रहा है ना कि एक अपराधी भाग जा रहा है, आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जा रहा है, और आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसका इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक दरोगा समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित केवल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही अगर मैं अखंड बात करूं तो सबसे बड़ी लापरवाही मैं इसमें पट्टी कोतवाल की देता हूं, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला था, उनको खुद वहां पे रुकना चाहिए था। पट्टी कोतवाल के ऊपर सबसे पहला मैं बात करूं तो जब शनिवार को एप्लीकेशन पड़ी थी तो शनिवार को दर्ज न करके रविवार और सोमवार की रात दर्ज करते हैं एफआईआर। वहां पे हंगामा होता है, उसके बाद आरोपी को वो भी पट्टी पुलिस नहीं पकड़ती है, ये भी सुनिए आप।
पट्टी पुलिस नहीं पकड़ पाती है, एसओजी की टीम पकड़ती है। और उसके बाद पट्टी कोतवाल को दिया जो है मुठभेड़ होता है, एसओजी और पट्टी कोतवाल के साथ मुठभेड़ होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर अगर आपको एसओजी देखिए ज्ञानेंद्र, जो आप कहानी बता रहे हैं, जो आप पूरी की पूरी घटना को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, उसे साफ तौर पर समझ में आता है कि जिस पट्टी कोतवाली की पूरी जिम्मेदारी थी कि एक अपराधी को पकड़े, ना तो उसने पकड़ने में दिलचस्पी दिखाई, ना ही उसको पकड़ पाए। जब एसओजी टीम ने अपना काम किया, उस एक अपराधी को, इनामी अपराधी को उसने पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया, तो जितनी उनकी जितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, उसको कितनी बखूबी उन्होंने निभाया कि एक अपराधी जो एक बड़ी मुठभेड़ के बाद पकड़ा जाता है, वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, फरार हो जाता है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। 3 लोग सस्पेंड हो गए। क्या 3 लोग के सस्पेंड हो जाने से उस अपराधी को आप फिर से गिरफ्तार कर पाए? फिर एक बार एक एसओजी या स्पेशल टीम उसको कहीं ना कहीं से गिरफ्तार करेगी। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या एक बड़े जो सीनियर इस महकमे के जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, अगर पट्टी कोतवाल, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों ऐसे लोगों को लगाया गया कि इस तरीके से वहां पर एक घोर लापरवाही देखने को मिली है? देखिए, घोर लापरवाही बिल्कुल पट्टी को सबसे बड़ी बनती है। लेकिन मैंने आपको सोमवार को भी बताया था कि ऐसे बहुत से उनके ऊपर हाथ है कि उनके ऊपर नहीं होती है, और अगर होती भी है तो 12 घंटे, मेरे शायद कुछ भी नहीं बोल रहा, आज भी बोल रहा हूँ कि कार्रवाई होते ही 12 घंटे के भीतर भीतर फिर से किसी थाने का चार्ज पा जाएंगे। तो इसीलिए किसी अधिकारी या राजनेता में इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ऐसे किसी का हाथ है जो कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब ये पट्टी कोतवाल और ये प्रतापगढ़ की पुलिस कितनी जल्दी जावेद, जो कि 8 साल की नाबालिग के साथ इतना जघन्य अपराध किया था, वो उसको कब गिरफ्तार करती है और कब। और सबसे बड़ी बात होगी कि अगर ये भागा है जावेद चांद बाबू, उसको पनाह कौन दिया है? पुलिस उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है कि नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान रहेगा। एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर, सिपाहियों के ऊपर केवल गाज गिरी है, निलंबित किया गया है। पट्टी कोतवाल पूरी तरीके से सेफ है, आराम से पट्टी कोतवाली चला रहे हैं। मासूम के साथ इस तरीके की एक घटना को अंजाम देना, इस तरीके घटना करने वाले अपराधी को इसी तरीके से इतनी लापरवाही के साथ उसकी सुरक्षा में तैनात होना और वो फरार हो जाता है, अपने आप में कितनी बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के ज्ञानेंद्र, जिले के क्या कप्तान कहते हैं, जरूर बताइएगा। उनका क्या रिएक्शन इस पूरी घटना पर, जरूर बताइएगा कि क्या एक इनामिया अपराधी जिसको इतनी कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद पुलिस टीम गिरफ्तार करती है, क्या इतनी आसानी से फरार हो जाना चाहिए था? उसकी सुरक्षा में क्या इतनी घोर लापरवाही बरतनी चाहिए थी? क्या कुछ कहते हैं, हमारे दर्शकों को भी जरूर दिखाइएगा कि क्या जो प्रतापगढ़ के कप्तान है, जो प्रतापगढ़ की पुलिस की कार्यशैली है, वो देखना चाहिए कि कितनी बेहतरीन कार्यशैली है, कितने लापरवाह है, कितने गैर जिम्मेदार हैं, जरूर देखना चाहिए। इसको लेकर के कप्तान का जरूर रिएक्शन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से बने हुए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? अखंड, देखिए अभी मैं बात कर रहा था एसपी संजीव कुमार सिन्हा से। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन किया जा रहा था रात के अंधेरे में, और ये मैं इस खबर पर लाइव नहीं आने वाला था, लेकिन मैं खबर लाइव किसी दूसरे पे करना था। अभी पुलिस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अवैध खनन का जिस तरीके से खनन माफियाओं के ऊपर, और अगर बात करें तो एआरटीओ के ऊपर लगातार एसटीएफ और तमाम सारे अधिकारी जो है इस समय कई सारे लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया, तीनों जिलों में मिलाकर उत्तर प्रदेश के, और इसमें अवैध खनन को लेकर के नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन चल रहा था। उस अवैध खनन में जो गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे में अभी एक ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से, खैर वीडियो भी IBC 24 के हाथ लगा है, और वो वीडियो अभी हमारे पास आया नहीं, मतलब आने वाला होगा, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है। ये अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उस गड्ढे में गिरने से, जमीन धस जाने से, जहां अवैध खनन हो रहा था, वहां पे 2 मजदूरों की मौत हो गई है, ऐसी सूचना है। अभी मैं एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा से ही बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मामला संज्ञान में आया, लेकिन 1 लोग की मौत हुई थी, ऐसा उन्होंने पुष्टि की। लेकिन अभी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अगर 2 लोगों की मौत की खबर इस अवैध खनन में ये हुआ है, तो ये बड़ा घटना है। जिस तरीके से अवैध खनन पे रायबरेली एसपी का
लगातार चाबुक चल रहा है, चाहे रेटियो परिवर्तन हो, चाहे पीटीओ हो, किसी के खिलाफ, चाहे एसटीएफ इन्वॉल्व हो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धारी मोहित कर रहे हैं ऐसे विभागों को जो लगातार ऐसी बड़ी घटनाओं को और वसूलियों को अंजाम दे रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं चाबुक चलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया का और रेवन्यू प्रशासन, रेवन्यू पुलिस प्रशासन का खासकर। लेकिन अगर ये अवैध खनन के माध्यम से अगर ये हुआ है हादसा, तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। जी अखंड। इंद्रवीर, अगर सब कुछ सही चल रहा है, सारे लोग अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, एसटीएफ काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित कर रहे हैं, कप्तान सही तरीके काम कर रहे हैं, तो ये खनन माफिया जो है इस तरीके से एक्टिव क्यों हैं? इनके हौसले इतने पस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? आखिरकार 2 लोगों की जिंदगियां चली गई, एक की मौत की पुष्टि की बात आप कर रहे हैं, तो आखिरकार कौन सी ऐसी कार्रवाई है जिसका असर दिखाई दे रहा है इन खनन माफियाओं के ऊपर? कोई असर तो नहीं है। अगर असर होता, कोई इंपैक्ट होता, कोई ना कोई तो चीजें धरातल पर दिखाई देती। इतने हौसले बुलंद नहीं होते कि आज 2 लोगों की जिंदगियां चली गई, उनके परिवार वालों को क्या होगा? जो परिवार उजड़ जाएगा, क्या उसको वापस ला पाएंगे? क्या कुछ मुआवजे से क्या उनके घर का जो लाल चला जाएगा या घर का कोई जिम्मेदार चला जाएगा, क्या उसको ला पाएंगे? क्या इस तरीके की स्थितियां बनी रहती है। तमाम तरीके के निर्देश आदेश आते हैं, तमाम तरीके की कार्रवाइयां होती, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल होते, फिर आखिरकार कहां पर छूट रह जाती है, कहां पर कमी रह जाती है? किस तरीके की घटनाएं लगातार एक के बाद होती रहती है? देखिए खनन माफिया, बालू माफिया और अगर बात करें तो ये जो वसूली माफिया है, ये ऐसा संलिप्त है कि कहीं ना कहीं जेल जाने के बाद भी जब छूट के आते हैं उस तरीके से 10-4 गुना काम करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं। इसमें सर्दियों का मौसम है, रात शाम 5 बजे ही कोहरा छा जाता है, तो अगर 8-9 बजे से ही खनन करना चालू कर देंगे तो आप पास में ही खड़े होकर बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। और इसमें इसका मतलब अगर खनन हो रहा है तो लोकल पुलिस आपकी इसमें इन्वॉल्व है, इसको कहीं से डिनाई नहीं कर सकते। लोकल पुलिस अगर चाहे, थाना अगर चाहे, तो खनन तो क्या एक चीज भी आपके थाना क्षेत्र से कहीं जा नहीं सकती। इसका मतलब अगर आपके यहाँ खनन हो रहा है और ये 2 मौतें हुई हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, थाना प्रभारी हैं, तो वो जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी है। क्या कार्रवाई हुई? देखिए अगर ये कार्रवाई हुई इसमें कुछ विदिन 5 मिनट पहले ये घटना हुई है। विदिन 5 मिनट पहले ये घटना हमारे पास आई है, सूचना आई है हमारे सूत्रों के हवाले से। अब इससे कंफर्मेशन लेकर के हम इससे पूरी खबर भी दिखाएंगे अपने IBC 24 के दर्शकों को और इससे तथ्य तक जाएंगे। अगर ऐसी चीजें हैं और ऐसे लापरवाही अगर पुलिस की तरफ से की गई है इन खनन माफियाओं या खनन के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात होगी, तो इससे अगर ये लापरवाही और 2 मौतें हो रही है तो ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से रेवन्यू एसपी की लगातार सराहना की जा रही है हर मामले में, अगर ये पुलिस और क्राइम मीटिंग हुई कल जो है रायबरेली एसपी डॉक्टर एसडी सिंह ने लगभग 15 महीने बाद जब से उन्होंने चार्ज संभाला उसके बाद क्राइम मीटिंग भी हुई है। और क्राइम मीटिंग पहली बार जितने सेक्टर थे 22-23 थानों के वो सब मौजूद रहे और क्राइम मीटिंग के बाद ये अवैध खनन आता है और खनन होता है, उसमें जमीन धस जाती है, जमीन धसने के बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि रेवन्यू एसपी की क्या कार्रवाई सामने आती है, ये अभी देखने वाला आने वाला समय बताएगा। जी खंड। बिल्कुल इंद्रवीर, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बन जाए। मैं वहां के जो एसपी हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी चीजों में उनकी तारीफ भी बिल्कुल दिखाई देती है और बिल्कुल धरातल पर उनका काम दिखाई भी देता है। पर जो उनके मातहत हैं, कम से कम उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना कि एक अधिकारी चाहता है कि जिले का जो क्राइम जो रिकॉर्ड है या क्राइम रिपोर्ट है वो कम होती रहे, क्राइम की जो घटनाएं वो लगातार उसमें कटौती हो, कमी आए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस तरीके से लगातार प्रशासनिक अमला होता है या पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करते हैं, फिर भी इस स्थिति जस की तस बनी रहती है, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जैसा इंद्रवीर भी बता रहे हैं कि अभी बहुत कम समय हुआ है, इस पूरे मामले पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है उन दोषी लोगों के ऊपर जिनके अंडर इस तरीके की घटना घटित हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इंद्रवीर जरूर अपडेट कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया गया। बताइए। और आपसे समय लूंगा अखंड, एक दूसरी खबर पे मैं उसको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा बहुत शॉर्टकट में। एक मुकदमा थाना जगतपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। छत्तीसगढ़ की एक महिला रहने वाली है, महिला का नाम प्रीति है और प्रीति आचार्य छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की रहने वाली महिला है, जिसका 2018 से
सोशल मीडिया पे समीर नाम के युवक से, जो थाना जगतपुर क्षेत्र के रहने वाला पिछवाड़ा का है, उससे सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात होती है। मुलाकात प्यार में तब्दील होता है, प्यार में फिर कई सारे अवैध संबंध होते हैं और उन अवैध संबंध को लेकर कल जो है थाना जगतपुर में तहरीर दी गई है। बाकायदे 3 पेज की एक तहरीर है। उस तहरीर में लिखा गया है बहला फुसलाकर और तमाम सारे एलिगेशन लगाए गए। महिला की तरफ से, महिला हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो लव जिहाद भी कह सकते हैं। बड़ा मामला निकल के आया है। हमारे पास इसकी एक तस्वीर है और FIR की कॉपी हम 2 सेकंड चाहेंगे, प्लीज आप उसको जरूर देखें हमारे दर्शक जी। असल ये महिला है और ये लड़का है जिसकी बात हो रही है समीर की, पिछवाड़ा जगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और FIR में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये बहला फुसलाकर 2018 से हमारा इनके साथ चल रहा था, बात हो रही थी, धीरे धीरे प्यार हुआ, फिर उसके बाद हमारे संबंध बने। तमाम सारे एलिगेशन महिला की तरफ से लगाए गए हैं। जगतपुर थाना से जब उससे बात हुई तो उन्होंने बताया हाँ मामला आया था और उससे बात भी हो रही थी, लेकिन महिला का जो कहना है कि उसने FIR और एप्लीकेशन तो महिला प्राथमिकता देते हुए जिस तरह महिला सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है सितंबर से, अभी वो लगातार जारी है, तो उसको लेकर के एक FIR पंजीकृत किया गया थाना जगतपुर में। ये FIR समीर नाम के उस पर लिखा गया है और पिछवाड़ा जगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इसमें लव जिहाद का ये मामला निकल करके सामने आया। महिला छत्तीसगढ़ रायगढ़ की रहने वाली प्रीति आचार्य और समीर नाम का युवक है। इंद्रवीर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवीर, एक देखिए जिस तरीके के मामले लगातार आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला आया है जहां पर KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर KGMU की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने रेप का मुकदमा लिखा है, धर्मांतरण का आरोप लगा करके गंभीर धाराओं में अब उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आरोपी डॉक्टर जो है वो निलंबित भी हो गया, FIR भी दर्ज हो गई है और उसके कैंपस में एंट्री पर भी बैन लग गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और बिल्कुल हम किसी पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं करते, कहाँ के रहने वाले, लेकिन इस तरीके के मामलों में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया हुआ है कि ऐसे किसी भी मामले में सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण के भी मामले लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जब KGMU की जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने आरोप लगाया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर था उसने उसके ऊपर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, ना सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसको गर्भवती भी किया और जब इस बात की जानकारी उसने दी तो दवाइयों दे करके उसने गर्भपात कराया और कहा कि शादी करने के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला उस रेजिडेंट डॉक्टर को कि ऑलरेडी ये डॉक्टर जो है ये पहले से ही शादीशुदा है और पहले भी ऐसा ही काम ये कर चुका है। एक हिंदू लड़की के साथ उसने शादी की है और उसका भी धर्मांतरण करा है। उसने यही नहीं कहा है, उसने आरोप लगाया कि पूरा गैंग चला करके इस तरीके का काम ये डॉक्टर कर रहे हैं और इसको लेकर के गंभीरता दिखाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहीं ना कहीं ऐसे मामले पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिकारी पूरी तरीके से साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और इस पर सरकार ने कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इंद्रवीर जैसा कि बता रहे हैं कि FIR दर्ज हो गई है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जैसे इंद्रवीर बता रहे थे कि यूपी में जो है अवैध खनन का कारोबार जो है फल फूल रहा है, तो उसी पर बिजनौर के नांगल थाने में जो है अभी 2 दिन पहले 4 लोगों की जो है अवैध खनन के डंपर से जो है कुचल जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है उस डंपर को, जो भरा हुआ मट्टी से भरा हुआ डंपर था, उसको जो है थाने ना ले आकर के खाली डंपर, वहां की पुलिस जो है खाली डंपर दिखा देती है और भरा हुआ डंपर वहीं पास में भट्टे पर जो है भेज देती है। तो उसके बाद जब आसपास के CCTV कैमरे में देखा गया तो आसपास के CCTV कैमरे में देखने के बाद SP से बात की गई, SP को वो वीडियो दिखाई गई तो SP ने तत्काल प्रभाव से जो है वहां के नांगल थाना जो प्रभारी है उनको और एक कांस्टेबल को जो है आनंद फानंद में लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय है कि इस तरीके का कारोबार में जो है थानों की पुलिस जो है पूरी तरीके से सम्मिलित होती है और उसके बाद जो है उन्हीं की साठगांठ से ये कारोबार चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से खनन को पूरी तरीके से प्रतिबंध किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खनन का जो है कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। जी अखंड। इमरान, अगर पुलिस की साख के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके से अवैध खनन होगा और पुलिस उसमें पूरी सहभागिता निभाएगी, उनकी पूरी साठगांठ होगी,
जिससे पूरी घटना घटी तो इस डंपर को छिपा लिया जाएगा, किसी दूसरे डंपर को, खाली डंपर को आगे कर दिया जाएगा। इस साठगांठ के जरिए जो सही घटना है उसको छिपाने का काम किया जाएगा उस पुलिस के द्वारा जिसके ऊपर उसके खुलासे की जिम्मेदारी होती है। तो आखिरकार कैसे इसको रोका जाएगा, आखिरकार कैसे उसकी तह तक पहुंचेंगे इन खनन माफियाओं के जो हौसले, उसको पस्त किया जाएगा, कैसे किया जाएगा जब सारे लोग उसी के साथ मिलकर के काम करेंगे? क्या केवल कार्रवाई सस्पेंड की, निलंबित कर देने से क्या पूरा का पूरा मामला माजरा सही हो जाएगा? क्या इस तरीके से अधिकारियों में, कर्मचारियों में कोई संदेश जाएगा? उनको भी पता है सस्पेंड हुए हैं, कोई ना कोई एक चोरी बनेगी, बाद में इस तरीके के मामले होंगे, बाद में आज मीडिया से खबर ओझल हो जाएगी, फिर कभी उनकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके के मामलों में जिस तरीके से संलिप्तता पाई जाती है अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की, उस पर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता जिससे एक मिसाल बन सके और आगे कोई भी व्यक्ति इस तरीके काम ना कर सके? बिल्कुल बिल्कुल अखंड कार्रवाई के नाम पे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद जो है अब दूसरा ताजा मामला कल का एक 307 के मामले में यहाँ थाना किरतपुर में एक आरोपी को पुलिस पकड़ के लाती है। उसको जो है कल माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तभी किसान यूनियन के कुछ लोग यहाँ पर आए और उसको जो है जबरदस्ती पुलिस की गिरफ्त से जो है छुड़ाने की प्रयास किया। जबकि पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और 2 किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे उनको थाने में बिठा लिया गया, बाकी लोग वहां से भाग गए। उसके बाद काफी मात्रा में, भारी मात्रा में जो है किसान यूनियन के लोग आते हैं और देर रात तक यहाँ पर जो है थाने के परिसर में तांडव चलता है। जी अखंड, अगर इसी तरीके से एक जगह पर के जो अपराधी है, जिसकी पुलिस उसको रखा जाता है, अभिरक्षा में रखा जाता है, वो अस्पताल से ही चला जाता है, गायब हो जाता है, ओझल हो जाता है, जिसको बड़ी मशक्कत से पकड़ा जाता है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उसको छुड़ा करके लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनको जब पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को बैठाती है तो पूरा का पूरा तांडव होता है। आखिरकार इस तरीके की घटनाएं आती हैं इस तरीके के अपराधियों के लिए। देखिए, अगर कोई गलत विषय है, उसमें कोई किसी की पैरवी कर रहा है, पुलिस गलत काम कर रही है, तो उसके ऊपर भी तो तमाम अधिकारी उनसे शिकायत क्यों नहीं करते? इस तरीके से थाने का घेराव करना, इस तरीके से जाकर के तांडव वहां पर करना, ये कहां तक सही है? इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं अधिकारी, इसको जरूर देकर के अपडेट कीजिएगा इमरान, क्योंकि इस तरीके के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बताइए। बिल्कुल अखंड, अधिकारी की अगर बात करें तो अधिकारी कहीं ना कहीं किसान यूनियन के दबाव में आकर के उन 2 लोगों को जिनको बिठाया गया था उन लोगों को जो है देर रात छोड़ दिया गया और उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि थाना परिसर के अंदर वो मतलब साफ तौर से वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी से जबरदस्ती जो है जो आरोपी 307 का आरोपी था उसके परिवार के साथ जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे वो लोग उस पुलिस की गाड़ी से निकालकर भगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जो है मुस्तैदी दिखाई और उन लोगों को खदेड़ा और उसके बाद 2 लोगों को किसान यूनियन के जो है अपनी गिरफ्त में लेकर के थाने में बिठा लिया। लेकिन उसके बाद जो है काफी भारी मात्रा में किसान यूनियन के लोग आते हैं और बिल्कुल जिस तरीके से देखिए साफ तौर पर ये कार्रवाई या जिस तरीके का उनकी तरफ से जो किसान यूनियन की तरफ से इस तरीके का दबाव बनाने की जो कोशिश की गई है, इसकी भी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार जो अपराधी है उसको कोई ना छुड़ा पाए, किसी के दबाव में उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कोई भी कल की डेट में दबाव बनाएगा, अपराधी को छुड़ा के लेके जाएगा। बहुत सी तस्वीरें हमने देखी है कि अपराधियों को छुड़ाने के लिए किस तरीके से भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भारी भरकम, वहां पर पुलिस से ज्यादा वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने में कामयाब होगी। इसका पुलिस को संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए अगर सच में वो अपराधी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से बने हुए। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? जी, आपको बताना कि थाना गजरौला क्षेत्र में मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। कंटेनर और बाइक की टक्कर हुई है। कंटेनर को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ, वहां पर पूरी पर जरा मौके पर नहीं पहुंची है। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा, उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है। तो कब पुलिस पहुंचेगी? क्या जब कोई हत्या हो जाएगी तब पहुंचती है क्या पुलिस? अगर लोगों ने बोला है वहां पर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो कम से कम एक बार है कि इतनी, कहते हैं ना, रिस्पॉन्स टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम है उसका, कितने कम समय में अगर आप फोन करते हैं तो पहुंच जाती है पुलिस। तो आखिरकार क्या पुलिस को फोन किया गया तो कितने समय में पहुंचना चाहिए पुलिस को? कितना समय वक्त लगा दिया? अखंड जी, जब ये घटना हुई थी उसके काफी देर, लगभग काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, मौके पर नहीं पहुंची है। जानकारी चालक को लाठी डंडों से काफी देर तक पीटते रहे, इसके बाद में मामला और वो चला गया। अब यही हालात है कि अगर आखिरकार जिस जगह पर पुलिस को होना चाहिए, अब ये नहीं जानते कि किसने पुलिस को सच में इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती है कि जहां चल रही होती, जब तक वहां पर मूक दर्शक बने लोग किसी को फोन नहीं करते, तला नहीं करते, तब तक जानकारी नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है
कि ऐसे मामलों में कम से कम पुलिस को संजीदगी दिखानी चाहिए, और अगर ऐसा कोई मामला आता है और अगर उनके पास संज्ञान में आता है तो जल्द से जल्द पहुंच करके स्थिति कंट्रोल में करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मामले, छोटे छोटे मामले किस तरीके से ज्यादा बड़े बन जाते हैं वो साफ तौर पर हमने देखा है। कई ऐसी खबरें हैं कि छोटी सी जो घटना थी वो बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो गई है। फिलहाल इसको लेकर के अधिकारियों से जरूर पूछिएगा कि आकाश की आखिरकार क्या कारण है कि पुलिस को इत्तला भी किया गया लेकिन बहुत देर बाद पुलिस पहुंचती है। ऐसे तमाम जगहों से शिकायतें आती है, ऐसा नहीं कि केवल पीलीभीत से आकाश बता रहे, कई जगहों से आती है कि जहां पर लोग बताते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था लेकिन बहुत देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर जी आज हम बताना रहे, हम हरदोई जनपद के सीएसएन डिग्री कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर जो सरकारी बसें हैं, कल क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम लखनऊ में लगा हुआ है, इसी कार्यक्रम में जाने के यहाँ पर करीब 430 बसें यहाँ पर प्रांगण में आई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर सभी देखिए, यहाँ पर सभी कर्मचारी बसों में लगाने के लिए देखिए स्पीकर वगैरह यहाँ ये बसों को चिपकाए जाएंगे। और अगर हम यहाँ के अधिकारियों से बात करें तो अधिकारी मीडिया के सामने से आने से कतरा रहे हैं, किसी प्रकार को जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की बसों को लेकर, ये जो बसें हैं यहाँ के रूरल क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ से सवारी को लेकर सीधे जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है वहाँ पर उनको वहाँ पर उतारेंगे और रूट बाय रूट बसों को वहाँ पर खड़ा करेंगे। जी अखंड, लेकिन यहाँ पर अगर अधिकारी की बात करें, लेकिन अधिकारी मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है और कोई भी जवाब देने से मना कर रहा है। जी अखंड। आदर्श, क्योंकि बहुत बड़ी कल तैयारी है, 1.5 लाख लोग की उपस्थिति में कल जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो लखनऊ में है, हरदोई रोड वहां से कनेक्ट होती है। साफ तौर पर समझा भी जा सकता है सीतापुर हरदोई वहां से कनेक्ट होता है और कमल के आकार में पूरा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है, 65 एकड़ में बना हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इसका लोकार्पण करेंगे, 1.5 लाख लोग के सामने करेंगे, तो ऐसे में बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि 430 बसेस, जी अगर अकेले जनपद हरदोई से ही 430 बसेस लगी हुई हैं लोगों को इस कार्यक्रम तक ले जाने के लिए, तो अपने आप में समझ सकते हैं कितनी भव्य तैयारी की गई। लेकिन एक सवाल समझना चाहेंगे आदर्श की, क्या सरकारी बसों को लगाया गया है, क्या किसी सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि शिक्षकों को भी लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी में लगाया गया, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर ये ऐसी तो भी मेरी कोई जानकारी नहीं आई कि यहाँ पर जो शिक्षकों को यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वहाँ पर जो लगाए गए हैं वो जो यहाँ से लेकर वहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ की सवारियों को वहाँ की सवारी लेकर फिर हरदोई यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम को बड़ा कार्यक्रम बनाना और बहुत सारी ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल सुगम यात्रा हो, किसी यात्री को परेशानी ना हो, पीएम मोदी का कार्यक्रम है, बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से बसेस को वहां पर लगाया गया है। अब किसके द्वारा लगाया गया है? सरकार के द्वारा लगाया गया है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाया गया है, या फिर आम लोगों के लिए लगाया गया है, क्योंकि आम लोगों को वहां तक लेके जाना। लेकिन जिस तरीके से आदर्श दिखा रहे हैं कि 430 बसेस वहां पर खड़ी हैं जो यात्रियों को सीधे लखनऊ लेकर के आएंगी और उसके बाद उनको वापस हरदोई लेकर के जाएंगी। तो बड़ी तैयारी है, कल का एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम के लिए तैयारी भी बड़ी है, साफ तौर पर देखी जा सकती है। जैसा आदर्श दिखा रहे हैं, ठीक बस स्टेशन पर खड़े और यहाँ पर 430 बसेस साफ तौर पर पहले से ही खड़ी हैं यात्रियों को ले जाने के लिए। आदर्श, एक सवाल है कि आखिरकार कब इन लोगों को लेके जाया जाएगा? आज लेके जाएंगे, कल लेके जाएंगे, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? देखिए हम या कौन लेकर के जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। जी सर हमारा चैनल लाइव से थोड़ा चला है, एक सवाल आपसे थोड़ा हमारा एंकर से सवाल कर रहे हैं सर, ये बसें जो यहाँ पर जाएंगे उसको कौन लेकर जाएगा? इधर आ जाए, चालक लेके जाएंगे। चालक लेके सर, कितनी बसें होंगी प्रांगण में? लगभग 430। सर ये कहाँ से बसें आई हैं? ये बरेली से आई है, इटावा से आई है और आपका रोहिलखंड, अलीगढ़। सर ये बसें यहाँ से जो कहाँ से सवारियाँ लेंगी और किस समय जाएंगी? ये रूरल जो देहात क्षेत्र है, ठीक है, उसमें ब्लॉक के हिसाब से जाएंगी, वहाँ से लेंगी, तो ग्राम प्रधान बताया। तो यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि जो यहाँ से बसें रूरल में जाएंगी और जो ग्राम प्रधान निर्देश देंगे वो इसी को लेकर यहाँ लखनऊ करवाने की होंगी। जी आप बिल्कुल साफ तौर पर समझ सकते हैं आदर्श, क्योंकि जिस तरीके से हर जिले से, बरेली से आई हैं, अलग अलग जिलों से गाड़ियां वहां पर पहुंची है, बसेस पहुंची और साफ तौर पर एक बड़ा रेला साफ तौर पर आपके पीछे बसों का दिखाई दे रहा है। और जैसे आपके पीछे जो बता रहे थे कि वो भी बता रहे थे कि ग्राम प्रधान के पास जाए और ग्राम प्रधान लेकर के लोगों को जाएंगे, तो एक बड़ी तैयारी है, बड़ा कार्यक्रम है, मेगा इवेंट है और इस मेगा इवेंट में
कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरीके से कल के इवेंट को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं और कल देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे यहाँ पर, तो उनके इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने के लिए पूरी तैयारियां तेज कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 65 एकड़ में ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, कमल के आकार का बना है, और कल इसका नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आकर के लोकार्पण करेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इसके साक्षी होंगे। इसके लिए भी तमाम जो पुख्ता इंतजाम है उसको कर दिया गया है, रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं और पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। बड़े अधिकारियों को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम बड़े अधिकारी इसकी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए वहां पर पूरी तरीके से तैनात है। सड़कों की बात की जाए, लाइट्स की बात की जाए, सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं और इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो सारे के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।